अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सेकंड कंपोनेंट यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक को कवर करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हमने डेट पे बहुत डिटेल 30 मिनट वीडियो बनाई थी। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, उधर जाके उस पहले उसको देखे फिर इधर आके सेकंड कंपोनेंट पे इसको कवर करें, ठीक है। तो अब हमने किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए अगर डेट फाइनेंसिंग यूज़ की है तो उसकी कॉस्ट, उसकी जो रिक्वायर रिटर्न है, उसकी जो डिस्काउंट रेट है जो नीडेड है, जो मिनिमम क्राइटेरिया है हमने एक्सेप्ट करने के लिए उस प्रोजेक्ट का, वो हमने फाइंड आउट की है बड़े डिटेल में। और मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्योरिटीज़ यानी बॉन्ड की जो ज़ीरो और नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड है उस केस को हमने एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो अब कॉस्ट ऑन प्रेफर्ड स्टॉक या जो कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक है, आपको जो प्रेफर्ड स्टॉक पे कॉस्ट पड़ेगी या जो आपको आपसे प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर रिटर्न मांग रहे हैं, तो ये भी आपके लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट है। ज़ाहिरी बात है, आपको उन्होंने फाइनेंस किया है तो वो आपसे रिटर्न मांगते हैं, तो आपने एज अ कॉस्ट उसको लेके कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब प्रेफर्ड स्टॉक को लेकर आपको तीन चीज़ों का पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनकी रिटर्न जो क्लेम है वो प्रायर होती है देन कॉमन शेयर होल्डर्स, और उनकी एसेट क्लेम एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, जब कंपनी ख़त्म होती है तो उनका क्लेम प्रायर रहता है, पहले रहते हैं, उनकी उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। और थर्ड क्या है कि उनको फिक्स या स्टेटेड रिटर्न आलमोस्ट मैक्सिमम केसेस में मिलती है। लेकिन और इसकी मेच्योरिटी का भी अगर हम बात करें तो वो भी इन्फिनिटी तक हो सकती है, और इसमें कॉल फीचर भी हो सकती है। कॉल फीचर वाले भी प्रेफर्ड स्टॉक के एक स्पेशल स्पेशल टाइप है, वो हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉलेबिलिटी जो प्रेफर्ड स्टॉक है। आगे हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, चलो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। अब चूंकि चैप्टर नंबर 4 में हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की थी किसकी, प्रेफर्ड स्टॉक की, और उसका क्या फॉर्मूला था कि जो डिविडेंड आपको मिल रही है स्टेटेड डिविडेंड, वो और जो डिस्काउंट रेट है या जो उसको रिक्वायर रेट मिलती है उस पे डिवाइड करो डिविडेंड को, एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय द डिस्काउंट रेट। और हमें चाहिए यही चीज़ के पी। उधर डेट केस में क्या था, के डी था, डिस्काउंट रेट ऑन डेट, और इधर ऑन प्रेफर्ड स्टॉक है, सिर्फ इसलिए पी लगाई है, ठीक है। और इधर डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इधर आके उस वी को रिप्लेस करते हैं पी नॉट से, क्योंकि हमें ये वी जो प्रेजेंट वैल्यू है ये आज आज की मार्केट वैल्यू के साथ हमने इस चीज़ को इक्विट करना है। एक ऐसा रेट चाहिए कि जिस पे मतलब डिस्काउंट करें हम डिविडेंड को, जो एनुअल डिविडेंड है वो जितने भी मतलब इन्फिनिटी तक टाइम के लिए है, उसको अगर हम डिस्काउंट करें तो वो रिटर्न, वो वैल्यू क्या आ जाए, वो मार्केट वैल्यू पी नॉट आ जाए, ठीक है। तो सिंपल मतलब ये है इसका, ठीक है। तो अब हमने इसको रीअरेंज किया और वी की बजाय हमने पी नॉट लगाया, मार्केट वैल्यू जो प्रेफर्ड स्टॉक की करंटली चल रही है, ठीक है, वो भी इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। फिलहाल आप कह सकते हैं स्टेटेड वैल्यू तो अलग है जो इसकी पार वैल्यू है या फेस वैल्यू है, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है वो पी नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इसको रीअरेंज किया तो ये बन गया, देखो ये के पी इधर गया और ये वी के बजाय इधर पी नॉट लगाए तो पी नॉट इधर हमने शिफ्ट किया। तो के पी बराबर होगी या डिस्काउंट ऑन प्रेफर्ड स्टॉक बराबर हो गई डी पी, यानी डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक। इधर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ये चीज़, ठीक है। डीपी डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक, और मार्केट करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक पी नॉट, और के पी डिस्काउंट रेट या रिटर्न रिक्वायर्ड या द कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। ये तीन चीज़ें आप कह सकते हैं। मैंने डेट वाला जो लेक्चर था प्रीवियस डेट फाइनेंसिंग का, उसमें भी मैंने ये एक्सप्लेन किया कि ये तीनों एक चीज़ है आपके लिए, क्योंकि आप तो ये एवेल्यूएट करते हैं कि मेरा कॉस्ट क्या पड़ेगा मुख्तलिफ़ किस्म की फाइनेंसिंग कंपोनेंट्स पे, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को जो जिसको मैं अभी मतलब फाइनेंस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी है, लेट सपोज, ठीक है। और एबीसी कंपनी क्या करती है, उसकी जो प्रेफर्ड स्टॉक वो इशू करते हैं, उसकी जो स्टेटेड डिविडेंड है वो उन्होंने क्या मतलब कमिट किया है उनके साथ, पर शेयर 6 रुपी उनको मिलेगी। इसके जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर है उनको 6 रुपी हर शेयर पे मिलेगी, ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या चल रही है उस प्रेफर्ड स्टॉक की, एबीसी कंपनी ने जो इशू की है वो क्या चल रहा है हमारे साथ, सॉरी, अच्छा, तो उसकी मार्केट प्राइस क्या चलेगी, वो 60 रुपी पर शेयर वो चल रहा है फिलहाल, ठीक है। तो ये इसका एक सिनारियो है कि भाई हमारे साथ स्टेटेड डिविडेंड क्या है, उसकी जो एनुअल डिविडेंड है वो 6 रुपी पर शेयर है, ये फिक्स होती है। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर के साथ हमने इधर फीचर एक्सप्लेन की कि उनका रिटर्न ऑलमोस्ट फिक्स या स्टेटेड होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, मार्केट प्राइस इसकी करंटली 60 है, और के पी जो हमें रिक्वायर्ड है यानी जो रिक्वायर रेट ये मांग रहे हैं प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर,
तो वो इस फॉर्मूले से सिंपली हम निकलवा सकते हैं। देखो डीपी क्या है, 6 रुपी है, डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक वो 6 रुपये है, और मार्केट वैल्यू करंट इसकी क्या है, वो 60 है। तो 6/60 ये हमने डिवाइड किया इधर, और ये हमारे साथ क्या बन गया जनाब, ये 1/10 और 0.10 बन गया। अगर एक को 10 पे डिवाइड करें तो 0.10, और इसका मतलब ये अगर 100 मल्टीप्लाई करें तो 100%, या 0.10 मीन 10%, ठीक है। और ये याद रखो, इसमें टैक्स की बात इसलिए हम नहीं करेंगे क्योंकि नेट इनकम जो होती है वो प्रेफर्ड और कॉमन शेयर होल्डर्स को मिलती है, और वो ऑलरेडी इससे टैक्स डिडक्ट हो चुकी होती है, ठीक है। टैक्स डिडक्टेड इन एडवांस, ठीक है, एडवांस में उनसे टैक्स हमने निकलवाया होता है, ठीक है, क्योंकि ये नेट इनकम की बात हो रही है। अच्छा, अब अगर कॉलिबिलिटी फीचर है, ये क्या मुसीबत है, कॉलिबिलिटी। कॉलिबिलिटी मीन अगर कंपनी ने इस टर्म और कंडीशन के साथ प्रेफर्ड स्टॉक इशू किए कि भाई वो 10 साल के बाद उसको कॉल करेंगे, 15 साल के बाद उसको कॉल करेंगे, 8 साल के बाद उसको कॉल करें, जो भी टर्म है, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो इसको वापस लेंगे और इसकी ये मेच्योरिटी होगी 10 साल, 15 साल, 12 साल, जो भी उसने टर्म में लिखी हो, जो भी जितना भी टाइम लेगा है, ठीक है, तो वो उसकी मेच्योरिटी बन जाएगी। तो कॉल प्राइस भी इसका फिर होगा, और वो भी एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो अब क्या है कि हम इधर एक चीज़ करते हैं कि भाई फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो कूपन का हमने अप्रोच यूज़ की थी, या जो हमने बॉन्ड वाले केस में नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड या सिंपल बॉन्ड वाले केस में जो हमने फार्मूला यूज़ किया था, तो अब उसी को लेके आपने लेना है, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक की बिहेवियर फिर उसी तरह बन जाती है, उसी बॉन्ड जैसा, जिसकी मेच्योरिटी हो साथ में, और या कूपन हो या ना हो, ज़ीरो कूपन हो या नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड हो, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो करनी है आपने कि जो आपने फॉर्मूला पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, मैं इसको दोबारा उसी लेक्चर का पेज लेके आता हूँ, ठीक है। इसमें आपने क्या पढ़ा जनाब, इसमें हमने पढ़ा कि पी नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ आई टी प्लस पी टी डिवाइड बाई 1 प्लस के डी पावर टी, और टी रन फ्रॉम 1 अप टू एन, टी नंबर ऑफ, या मतलब टाइम रिप्रेजेंट करती है, ईयर 1 2 3 और अप टू एन। और इधर इंटरेस्ट पेमेंट जो आपको बॉन्ड में मिलती है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट की पूरा, वो इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, इधर डिविडेंड से रिप्लेस हो जाएगी, डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक जो है ए टाइम टी, ठीक है। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कॉल प्राइस जो है, कॉल प्राइस यानी जो मेच्योरिटी प्राइस है प्रेफर्ड स्टॉक की, कॉल प्राइस है सीपी, उस ए टाइम टी, और टाइम क्या है, वो 10 साल की एग्रीमेंट हो, 15 साल की आपने प्रेफर्ड स्टॉक होल्ड करना है और फिर कॉल करना है कंपनी ने वापस और आपने देना है, या 20 साल की है जो भी है, वो कॉल प्राइस आपने इज अ प्रिंसिपल वैल्यू या इज अ मेच्योरिटी वैल्यू लगानी है उसी टाइम पे। और इधर के डी की बजाय क्या बन जाएगी, के पी, यानी जो कॉल डिस्काउंट रेट ऑन प्रेफर्ड स्टॉक है वो बन जाएगी, ठीक है। और टी वही है, वो जितने साल के लिए हो, मैं अगेन बता रहा हूँ 10 साल 15 साल, ठीक है, तो वही वैल्यू आपने इनकी लगानी है जो इनकी वैल्यू है, ठीक है। तो इधर मैं अब आता हूँ, ये दो चीज़ें मैंने की। अब थर्ड क्या करना है, थर्ड आपने एक ऐसे रेट को फाइंड आउट करना है, डिस्काउंट रेट को, कि जो इधर इस फॉर्मूले में के पी के बजाय लगाए जो हमने अभी निकलवाया, कि भाई उसी बॉन्ड का फॉर्मूला हमने मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना है। देखो जस्ट बट मॉडिफाइड फॉर्म, इस अप्रोच में नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड की, या जो बॉन्ड का फॉर्मूला है, बॉन्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है, या डिस्काउंट रेट को फाइंड आउट करने के लिए जो भी फॉर्मूला हमने बॉन्ड में पढ़ा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया दोबारा, तो उस फॉर्मूले को लेके हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाइड किया, और उसी को लेके हमने प्रेफर्ड स्टॉक की जो रिक्वायर रेट है उसको निकलवाना है, ठीक है। अब वो रेट अगर मैं इधर लगाऊँ और ये चीज़ें वही रहे जो है, ठीक है, और जितने भी साल की कैश फ्लोज है उनको उस रेट से डिस्काउंट करूँ, और उसकी सम जो वैल्यू होगी टोटल, एक साल की ये आ गई, दूसरे साल की ये आ गई, तीसरे ये, और प्लस किया मैंने सब वैल्यूज़ को, और उससे अगर पी नॉट आ गया, ये जो पी नॉट है, अगर पी नॉट आ गया यानी करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक आ गया, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक अगर वो आया, तो वो डिस्काउंट रेट क्या है, वो कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक है। जो हमारा प्रेफर्ड स्टॉक हमने इशू की है, वो रिटर्न जो मांग रहे हैं वो हमारे लिए प्रोजेक्ट में कॉस्ट है, सिंपल बात है। तो उसी डिस्काउंट रेट को हम कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, या उसी रिटर्न को हम रिक्वायर्ड रेट ऑन प्रेफर्ड स्टॉक जो हमसे मार्केट मांग रहे हैं, जो हमसे प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स मांग रहे हैं प्रेफर्ड स्टॉक पे, तो वो रिटर्न क्या है हमारे साथ, यही होगी।
और यही हमारे लिए कॉस्ट ऑफ डेट रहेगी, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक रहेगी। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी इसमें होना नहीं है, क्योंकि एक ऐसे रेट को इधर लगाना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कि जिस पे हर एक कैश फ्लो, देखो समेशन है इधर, अगर उसको आप लेके डिस्काउंट करें तो उससे वैल्यू आनी चाहिए करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक है, तो ये हुई बात, एंड आई होप कि आपको क्लियर है ये चीज़। ठीक है, तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन थी, बुक में इस पे कोई ना क्वेश्चन सॉल्व किए, चलो हम फिर कर लेंगे बाद में, लेकिन अब एग्ज़ाम चूँकि बहुत नज़दीक है, तो बस डायरेक्टली जो हमने पढ़ा है कि भाई आपको इस तरह सिनारियो जिसमें कॉल फीचर ना हो, ठीक है, और इन मतलब इन्फिनिटी तक एक प्रेफर्ड स्टॉक आपने होल्ड करना है, तो उस पर जो आपको रिटर्न मिलेगी और कंपनी के लिए उस प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट बनेगा इस स्टॉक का, प्रेफर्ड स्टॉक का जो कॉस्ट बनेगा, वो इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट होती है, के पी इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाई पी नॉट। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट किया, एंड आई होप कि आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं, ये सेकंड कंपोनेंट था। सेकंड कंपोनेंट हमने फर्स्ट डेट किया, डेट को हमने फर्स्ट कवर किया, फर्स्ट कंपोनेंट, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो प्रेफर्ड स्टॉक का कॉस्ट हमने मालूम की, और थर्ड हमने कॉमन स्टॉक, जो कि बुक ने भी ये बात की है और ये सच में भी है, कॉमन स्टॉक का मसला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा इसमें डिफरेंट अप्रोच आपने यूज़ करने हैं, आपने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स यूज़ करने हैं, जो ग्रोथ फेजेस कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है, साथ में आपने केपीएम यूज़ करना है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रिस्क प्रीमियम और रिस्क फ्री रेट वगैरह को, और आपने मतलब एक रिस्क का इवेल्युएशन करना है, और अल्टीमेटली उस रिटर्न को लेके फिर इज़ अ कॉस्ट आपने एज्यूम करना है, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो ये थर्ड कंपोनेंट हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।